हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि जैन फ्रॉम लक्ष्य एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सभी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 स्टडी कर रहे हैं। ये जो एक्ट्स अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये एमपी एडीपीओ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 एक्ट्स पढ़ चुके हैं, माइनर एक्ट्स यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि जिन्होंने ये एक्ट पुराने एक्ट्स के वीडियोज ना देखे हों वो एक्ट्स के वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो आज हमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का सेक्शन 6 स्टडी करना था। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और जो भी पहले टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर उनको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 की हेडिंग क्या कहती है हम देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 6 की हेडिंग कहती है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन। तो जो भी ऑफेंडर्स जिनकी एज 21 ईयर्स से कम है, 21 के कंप्लीट नहीं हुए, 20 के हैं, 20 एंड हाफ के हैं, तो उन पर ये एप्लीकेबल होगी ये सेक्शन जो भी ऑफेंडर न्यायालय के समक्ष लाया गया है जिसकी एज 21 कंप्लीट हो चुकी है उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। पहला पॉइंट यहाँ से हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है। अब हम अंदर इसकी एक बार लैंग्वेज देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। इसकी लैंग्वेज है when any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, the court by which the person is found guilty shall not sentence him to imprisonment unless it is satisfied that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4, and if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reasons for doing so। एक बार हिंदी में भी हम इसकी लैंग्वेज देखेंगे। जब 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कारावास से, किंतु आजीवन कारावास से नहीं, दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तब वह न्यायालय जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसे कारावास से तब तक दंडित नहीं करेगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय नहीं होगा कि उससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार किया जाए, और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दंड देता है तो वह वैसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। ये तो डायरेक्ट की लैंग्वेज हो गई। तो इसमें सिंपली अगर हम देखें तो इसमें हम 3 चीजें इससे इंपॉर्टेंट हमें मिली है। पहला तो क्या, जो सेक्शन 6 बात कर रही है वो बात कर रही है ऐसे ऑफेंडर्स की जिनकी एज अंडर 21 ईयर्स होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगी। सेकेंड पॉइंट, उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए दंड क्या है, कारावास से दंड है, मतलब इम्प्रिजनमेंट उसको पनिशमेंट में मिलेगा। उसने ऐसा ऑफेंस किया है विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बट नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसमें ये वर्ड मेंशन है, द वर्ड्स आर मेंशन, ही वॉज कमिटेड एन offense which is punishable with imprisonment but not life imprisonment। उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कारावास से वह दंडित होगा लेकिन आजीवन कारावास से नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया गया है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो अपराध कैसा किया है जिसके लिए कारावास तो है लेकिन आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं किया है। जैसे मर्डर अगर देखा जाए तो मर्डर में या तो आजीवन कारावास होती है या तो डेथ सेंटेंस होता है। तो ऐसे जितने भी अपराध हैं जिनमें आजीवन कारावास है वो अपराध बस नहीं होना चाहिए। अगर वो अपराध नहीं है तो उसको धारा 6 का लाभ मिल जाएगा। दूसरा, जो अभी तक हम धारा 3 और 4 में कंडीशंस पढ़ते जा रहे थे वो, तो यदि ऐसा व्यक्ति कोर्ट के समक्ष लाया गया है जिसने कोई अपराध किया है और वो अपराध आजीवन कारावास से दंडित वाला नहीं है, नॉर्मल है, मतलब जिसमें 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, 7 साल तक की हो सकती है, ऐसा कोई अपराध किया है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट या कारावास से दंडित नहीं करेगी। ये वर्ड्स डायरेक्ट में लिखे हैं, लेकिन नहीं करेगी, लेकिन
यदि न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है कि मामले की जो भी उसने अपराध किया है, अपराध की प्रकृति ऐसी है, अपराधी का चरित्र ऐसा है कि वो स्वभावतः अपराधी नहीं है, फिर से वही बात रिपीट हो गई, न्यायालय सारी कंडीशंस देखेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ, जिस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया गया है, जिसकी एज 21 ईयर्स से अंडर है, उसने जो अपराध किया है वो अपराध उससे भूलवश हो गया है, किसी इकोनॉमिक वीकनेस के कारण हो गया है, कोई सडन फाइट, कोई सडन क्वेरल के चलते हो गया, उसने इंटेंशनली वो अपराध नहीं किया है, तो उसको कोई भी इम्प्रिजनमेंट न्यायालय नहीं देगी, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। न्यायालय ये इसमें ये कहा गया है कि उसको लगता है कि धारा मतलब रिलीज मतलब यहाँ पे टोटली रिलीज कर दिया जाएगा। धारा 3 और 4 में भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि धारा 3 में भी यदि किसी पर्सन को छोड़ा जाता है तो वो उसका एक बार कन्विक्शन मान लिया जाता है। मतलब अगर धारा 3 लिख करके न्यायालय ने छोड़ा है किसी व्यक्ति को कि इस व्यक्ति को धारा 3 के अंदर रिलीज किया जा रहा है, तो उसको उस वक्त तो वो रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर सेकंड टाइम वो पर्सन लाया जाएगा तो जो पहली बार उसको धारा 3 के अंदर या धारा 4 के अंदर छोड़ा गया था, तो वो क्या माना जाएगा कि उसका वो फर्स्ट कन्विक्शन था, मतलब उसको कहीं ना कहीं वहां पे रिलीज किया गया था, इसलिए वो पहली बार ही इसका लाभ मिलता है। तो धारा 6 में जिस पर्सन को हम छोड़ रहे हैं, मतलब उसको टोटली रिलीज कर रहे हैं, इसमें स्पष्ट जो वर्डिंग्स लिखी थी क्या कि न्यायालय को ये ध्यान में रखते हुए कि वांछनीय नहीं होगा कि उससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार किया जाए। मतलब उसको धारा 3 में भी नहीं डालेंगे, धारा 4 में भी नहीं डालेंगे और 6 के अंदर टोटली रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो, लेकिन यदि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन जिसकी आयु भले ही 21 वर्ष से कम है, लेकिन इसने जो अपराध किया है वो हीनियस है, जो इसका अपराध करने का तरीका है वो बहुत ब्रूटल है, बहुत ज्यादा अमानवीय है, तब न्यायालय उसको धारा 6 का कोई लाभ नहीं देगी और उसको दंड दे सकती है। मतलब धारा 6 जो है वो कोर्ट में मैंडेटरी नहीं है कि अगर 21 वर्ष से कोई कम आयु का पर्सन आ गया और उसने आजीवन कारावास से भले ही अपराध नहीं किया है, नॉर्मल कोई अपराध किया, लेकिन बहुत ही हीनियस तरीके से किया है, ऐसा कि अमानवीय है कि देखकर लगे कि इतना खतरनाक तरीके से किया, तब नहीं, तब तो फिर उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा 6 का और न्यायालय दंड देगी। लेकिन जब न्यायालय अगर 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को दंडित करती है तो फिर न्यायालय को अपने रीजंस रिकॉर्ड करके देने होंगे कि क्यों वो दंड दे रही है, क्या रीजंस है, बस रीजंस को रिकॉर्ड करना होगा। ये धारा आपकी 6 बोलती है। अब इसका सेकेंड क्लॉज में भी कुछ कहा गया है, देखते हैं क्या कहा गया है सबसेक्शन सेकेंड में। अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराधी से धारा 3 या 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षाधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट पर यदि कोई हो और अपराधी के चरित्र और शारीरिक या मानसिक दशा से संबंध उसे प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ whether it would not be desirable to deal under section 3 or section 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and considered the report, if any, and any other information available to it relating to the character and फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। अब जो यही बात कही गई कि यदि न्यायालय सेटिस्फाइड हो जाए उसको इम्प्रिजमेंट देना, तो सेटिस्फाइड कैसे होगा, तो वो सेटिस्फाइड होगा प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट से। तो उन्होंने कहा है कि न्यायालय को अपना समाधान करना है कि वो धारा 3 और 4 के अंदर अपराधी के साथ व्यवहार नहीं करे, तो वो कैसे अपने आप को संतुष्ट करेगा कि वह उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवा लेगा। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को वो देखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। ये आपकी धारा 6 कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड एक केस है, मैं बता देती हूँ, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस धर्मपाल, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस धर्मपाल। इसमें क्या हुआ था, इस केस में एक्यूज्ड और विक्टिम जो थे रिलेटेड थे। 14 साल पहले कोई एक केस हुआ होगा दोनों के बीच में, तो एक्यूज्ड वाज अंडर 21 years of age and trial court convicted him for attempt to rape and High Court upheld such conviction. It was held by the Supreme Court that High Court's application of section 4 and 6 of the Act
टू एक्यूज वॉज नॉट बैड। इसमें जो एक्यूज है, अपराधी है, वो रेप का ऑफेंडर था, उसने रेप किया हुआ था और ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था। 21 ईयर्स से कम का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दी, हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हीनियस ऑफेंस है और अमानवीय कृत्य है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कोई बुरा नहीं है। तो केस का नाम आप याद रख सकते हैं, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस धर्मपाल। और बाकी भी सेक्शन से रिलेटेड जो केसेस है मैं आपको बता दूंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो लास्ट सेक्शन हमने पढ़ी थी सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 क्या पढ़ी थी? सेक्शन 5 हमने पढ़ी थी खर्चे देने की बात। जो कोर्ट है वो एक एडिशनल ऑर्डर पारित करेगा जिसमें छोड़े गए जो अपराधी होते हैं वो खर्च और प्रतिकर देंगे। तो इसमें जो लास्ट हमने सेक्शन पढ़ी थी कि उपधारा सेक्शन 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में माना जाएगा, सीआरपीसी की सेक्शन 3। तो इसमें बैरेक्ट में आपके पास भी जो बैरेक्ट होगा पुराना होगा, उसमें सीआरपीसी की सेक्शन 386 और 387 लिखी होगी सेक्शन 5 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। अब नया सीआरपीसी 1973 पढ़ते हैं हम, तो 1973 सीआरपीसी की सेक्शन 421 और 422 के अंतर्गत इनको फाइन के तौर पे वसूला जाएगा। सेक्शन 5 में आपको याद आ गया होगा, जिन्होंने वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें वीडियो जा करके। तो सेक्शन 5 में जो जुर्माने का अतिरिक्त आदेश न्यायालय दे रही थी, तो उस अतिरिक्त आदेश को जो खर्चे न्यायालय दिलवा रही थी उन खर्चों को फाइन के तौर पे वसूला जाएगा। तो ये कहाँ बताया गया है? तो ये सीआरपीसी की सेक्शन 421 और 422 के अकॉर्डिंग फाइन के तौर पे वसूल रिकवर करेगी कोर्ट। और जो पुराने बैरेक्ट हैं उसमें सेक्शन पुराने वाले सीआरपीसी की दी है, तो वहां पर आप जाकर करेक्ट कर लीजिए कि न्यू सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 421 एंड 422 के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट सेक्शन 5 में रिकवर करेंगे वो एज फाइन रिकवर होंगे। अब देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात कर रही है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें अंतर कुछ खास नहीं है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा इस सेक्शन से तो हेडिंग से बनेगा कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बात 2 जगह बोली गई है। कहाँ कहाँ बोली गई है? एक तो सेक्शन 4 की सबसेक्शन 2 में बताई गई है, और अभी हमने जो सेक्शन 6 पढ़ी यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बताई गई है कि न्यायालय कैसे सेटिस्फाइड होगा, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगाएगा। वहां सेक्शन 4 में गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा रहा है प्रोबेशन पे, वहां पे भी क्या करेगा? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगाएगा। तो ये जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है ये जज के और उस प्रोबेशन ऑफिसर के बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ये बात सेक्शन 7 में कही गई है, लेकिन एक प्रोविजो दिया गया है, उसमें कहा गया है लेकिन अगर न्यायालय चाहे तो वो जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसके सब्सटेंस को ऑफेंडर्स को बता सकती है, ताकि वो पर्याप्त एविडेंस अपने लिए कलेक्ट कर सके, मतलब अपने फेवर में दे सके। परंतु न्यायालय यदि ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा और उसे ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जैसा रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो। मतलब पहले तो कॉन्फिडेंशियल है, किसके बीच में? न्यायालय और प्रोबेशन ऑफिसर के बीच में जैसे रिपोर्ट दी तो कॉन्फिडेंशियल है, बट उसमें ऐसा कोई फैक्ट है कि न्यायालय को लगता है कि इस फैक्ट पर जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उसको कुछ ना कुछ साक्ष्य देना बनता है, तब फिर उसका सार सिर्फ बता देगा कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आई है, तो जिस भी पॉइंट पे लगता है न्यायालय को कि इस पॉइंट पर एविडेंस आना चाहिए एक्यूज की तरफ से, तो उसका सार बता करके और उसको एक चांस देगा ऑफेंडर को कि तुम अपने फेवर में कुछ एविडेंस अगर पेश करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपकी सेक्शन 7 हो गई। अब बाकी की सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो कीप स्टडिंग, लॉकडाउन का फायदा उठाएं, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।